हेलो बच्चों, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल स्मिता क्लासेस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्लास 7 की फ्यूचर किड्स साइंस बुक को पढ़ रहे थे और उसका हमने लोगों ने बहुत सारे चैप्टर्स किए हैं। आज हम लोग उसका 11th चैप्टर कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, जिसके ऑलरेडी हम लोगों ने एक पार्ट कर चुका है। आज हम लोग उसका सेकेंड पार्ट करेंगे जो कि पॉलिनेशन से स्टार्ट होगा। पॉलिनेशन क्या है हम लोग ने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ अ पॉलन मेल गैमेट फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम और डिफरेंट प्लांट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। देखिए, जो है प्लांट का दो मतलब जो प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो है एंथर और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो है स्टिग्मा। आप लोग अपने डायग्राम में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो एंथर में क्या होता है, टॉप में पॉलन ग्रेन्स होते हैं। तो जब वो पॉलन ग्रेन्स जर्मिनेशन पॉइंट पे पहुंच जाता है और वहां से फिर वो अंदर पॉलन ट्यूब के थ्रू होके स्टिग्मा में पहुंचते हैं अंदर जाके। वहां जाके वो फीमेल एक्स के साथ मीट करते हैं, तब जाके पॉलिनेशन होता है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है पूरा कि ट्रांसफर हो रहा है पॉलन ग्रेन कहाँ से, एंथर से, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट है, एंथर से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट स्टिग्मा में ट्रांसफर हो रहा है। वो एंथर पॉलन ग्रेन, पॉलन क्या है, हाँ, तो पॉलिनेशन के बारे में यही है कि जो है जब एंथर से पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा को ट्रांसफर होता है, ठीक है, तो तब जो है जो प्रोसेस होता है उसे पॉलिनेशन कहते हैं, जिसमें कि पॉलन ग्रेन्स मेल गैमेट्स है और स्टिग्मा में जो है फीमेल गैमेट्स यानी ओव्यूल्स रहेंगे। अब है कि ये जो पॉलिनेशन है वो या तो सेम प्लांट के में हो सकता है, उसी प्लांट के एंथर से उसी प्लांट के स्टिग्मा में आ गया, या फिर एक प्लांट से दूसरे प्लांट में हो सकता है। दो तरह का रोज का पौधा, मतलब कि दोनों ही रोज के ही प्लांट है, दोनों ही रेड रोज है, तो हो सकता है कि एक रोज के प्लांट से क्या एंथर दूसरे रोज के प्लांट के स्टिग्मा में गया, ऐसा भी हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक मान लीजिए जो आपका चाइना रोज है, हाँ, वो जो अड़हुल का फूल कहते हैं, गुड़हल का फूल, एक चाइना रोज है जो कि रेड कलर का है, दूसरा चाइना रोज है जो कि येलो कलर का है। हाँ, पर दोनों चाइना रोज ही है। तो चाइना रोज जो रेड कलर का है उसका पॉलन चला जाएगा जो है दूसरे प्लांट में चला जाएगा। एक्चुअली ये एग्जाम्पल ठीक नहीं है, चाइना रोज नहीं बोलना चाहिए, और कोई प्लांट के बारे में हम लोग बोल सकते हैं। जैसे मैरीगोल्ड प्लांट है, तो उसमें जो है मैरीगोल्ड का एक प्लांट का येलोइश है, एक ऑरेंजिश है, तो येलोइश वाला जो है पॉलन ग्रेन्स चला गया, ऑरेंजिश वाले स्टिग्मा में चला गया। तो आपका जो नया वहां पे ऐसा भी हो सकता है ना, कि एक सेम तरह का सेम फूल का प्लांट है पर दो अलग अलग कलर से, तो एक का पॉलिनेशन दूसरे में चला सकता है। या फिर सेम सेम ही फूल कलर का फूल है, उसी प्लांट में येलो ही कलर का जो है उसी में आ गया, उसी प्लांट में उसी के फूल से निकल के अंदर से उसी फूल के स्टिग्मा में आ गया। या फिर दो येलो कलर का प्लांट है, तो एक के एंथर से पॉलिनेशन निकल के दूसरे येलो कलर के प्लांट वाले में, येलो कलर वाले फूल के प्लांट में उसके स्टिग्मा में चला गया। ठीक है, इस तरह दो तीन तरीके से पॉलिनेशन हो सकता है। एक जो है मायोसोटिस फ्लावर हैज द स्मॉलेस्ट पॉलेंस ऑफ साइज 2.5 to 3.5 मिलीमीटर। एक तरह का मायोसोटिस है प्लांट जिसका कि पॉलन ग्रेन्स बहुत छोटे छोटे साइज का है, मिलीमीटर 2.5 से 3.5 मिलीमीटर साइज का है पॉलन, उसका मतलब बहुत ही छोटा साइज होगा, है ना। अब जो है, अब आ जाते हैं हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन। जैसा कि हम बोल रहे थे कि उसी एक ही फूल है, एक मान लीजिए मैरीगोल्ड प्लांट है, उसमें एक फूल खिला हुआ है, तो उसी फूल के एंथर से पॉलन ग्रेन्स निकला और उसी फूल के स्टिग्मा में आ गया। ठीक है, और पॉलिनेशन हो गया, आके फ्यूज किया स्टिग्मा के ओव्यूल्स के साथ, तो इसको सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, तो सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में होता है। बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होगा, जिसमें कि दोनों ही प्रेजेंट है, उसी फ्लावर में मेल का पॉलन ग्रेन्स भी है और फीमेल का ओव्यूल्स भी है, तो वो कहलाएगा सेल्फ पॉलिनेशन। अब एक क्रॉस पॉलिनेशन होता है जिसमें कि स्टिग्मा से निकला एक पौधे से और दूसरे उसी तरह के दूसरे पौधे के एक पौधे के एंथर से निकला और दूसरे उसी तरह के पौधे के स्टिग्मा में चला गया, दूसरे पौधे के फ्लावर में चला गया है। एक फ्लावर से निकला और दूसरे फ्लावर में चला गया। ठीक है, तो इसको कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये जो क्रॉस पॉलिनेशन है दोनों में हो सकता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर में भी और बाइसेक्सुअल में भी, यानी कि इसमें बस पॉलन एक जिसमें खाली मेल
रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा अगर फ्लावर में, तो वहां से वो दूसरे में चला जाएगा, दूसरे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में दूसरे फ्लावर का। पर हो सकता है उसी फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों होगा, बाइसेक्सुअल जो होगा, तो वहां से निकल के दूसरे प्लांट के फ्लावर में भी चला जाएगा। ठीक है, तो क्रॉस पोलिनेशन दोनों में हो सकता है, यूनिसेक्सुअल में और बाइसेक्सुअल दोनों में। क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन सिर्फ बाइसेक्सुअल फ्लावर में ही हो सकता है, क्योंकि वो अपने आप को ही पॉलिनेट करता है। Sunbirds and hummingbirds have small narrow beaks to pollinate flowers. Mammals such as bats and rodents also pollinate flowers. अब है कि पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफर होने के लिए भी तो कुछ एक मीडियम चाहिए ना। तो छोटी छोटी जो बर्ड्स होती है, सन बर्ड्स और हमिंग बर्ड्स होती है, उनकी जो चोंच होती है, उनके जो बीक होते हैं, वो बहुत ही छोटी होती है और पूरे नैरो, बहुत पतली सी होती है कि वो एंथर में जाके वहां से पॉलन ग्रेन्स उनके बीक में टच हो जाता है। वो लोग जब वहां बैठती हैं और तुरंत वो चला जाएगा स्टिग्मा में चला जाएगा। ठीक है, वहां से जाके फिर वो लोग स्टिग्मा के पास चली जाएंगी, तो वहां से स्टिग्मा में के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो वहां तो इनके कारण पॉलिनेशन हो सकता है। इसी तरह मैमल्स जो होते हैं, जैसे कि चमगादड़ होते हैं, बैट्स होते हैं, या रोडेंट्स, बड़े बड़े चूहे टाइप के जो होते हैं, वो लोग भी जब फूलों को खाने के लिए उनके ऊपर आके बैठते हैं, तो वहां से भी ट्रांसफर होता है और पॉलिनेशन होता है। तो अब है कि अब हम लोग पढ़ेंगे एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन क्या क्या है। पॉलिनेशन कई तरीके से हो सकता है। कुछ नेचुरल एजेंट होते हैं, जैसे बर्ड, इंसेक्ट, एनिमल्स, विंड एंड वाटर। चिड़िया आके बैठी, इंसेक्ट आके बैठे, बटरफ्लाई वगैरह, ग्रास हॉपर, एनिमल्स, मैमल्स आके बैठे। ठीक है, ये जोर की हवा चली तो भी पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो गया। हम लोगों ने जब पानी के छींटे डाले पौधों पे, फवारे डाले, उससे भी पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो गया। तो इस तरह सब ये सारे एजेंट है पॉलिनेशन के, और इनको पॉलिनेटिंग एजेंट कहते हैं। क्या क्या? बर्ड्स, इंसेक्ट्स, एनिमल्स, विंड एंड वाटर, इन सबको पॉलिनेटिंग एजेंट्स कहते हैं। अब है कि इंसेक्ट्स क्यों आके बैठेंगे। तो इंसेक्ट्स जो है, फ्लावर का नेक्टर जो होता है, फ्लावर के भीतर जो रस होता है, नेक्टर होता है, उससे पीने के लिए इंसेक्ट्स आके उनके ऊपर बैठते हैं। और वो फ्लावर का बहुत अच्छा ब्राइट कलर देख के इंसेक्ट्स अट्रैक्ट हो जाते हैं, आके उनके ऊपर बैठते हैं और नेक्टर पीने के लिए बैठते हैं, और इस तरह पॉलिनेशन होता है। एक तो फ्लावर के अच्छे कलर, ब्राइट कलर से वो अट्रैक्ट होते हैं, फ्लावर के अच्छे स्मेल से वो अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, और नेक्टर तो है ही उनके लिए वहां पीने के लिए। ठीक है, तो जब वो लोग बैठते हैं फ्लावर्स पे, तो पॉलन एंथर से उनके बॉडी में चिपक जाता है। ठीक है, फिर वो उठ के जाके दूसरे फूल पे बैठे। ठीक है, तो वहीं से वो एंथर का जो पॉलन ग्रेन्स है उनके बॉडी में जो चिपका हुआ है, वो ट्रांसफर हो जाता है दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में। ठीक है, तो इस तरह क्रॉस पॉलिनेशन होता है। कुछ कुछ ऐसे प्लांट्स जो कि इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेट किए जाते हैं, उनमें पहला आता है सनफ्लावर। ठीक है, ये जो सूरजमुखी का पौधा, मैरीगोल्ड, गेंदे के जो पौधे होते हैं जो ठंड के दिन में होते हैं, फिर जैस्मीन, बेली के पौधे, बनाना, इसमें भी इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है, और बानियान ट्री, इन सब में इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है। हे फीवर इज कॉज्ड बाय एलर्जिक रिएक्शन टू द प्रेजेंस ऑफ पॉलन इन एयर। देखिए, क्या होता है ना कि जब आम का सीजन होता है ना, तो आम के सीजन के पहले का समय, जब फरवरी मार्च का समय होता है, जब उसमें बहुत सारे ये मंजर आ रहे होते हैं आम में, तो उस वक्त क्या होता है, उसके पॉलन ग्रेन्स ना हवा में उड़ते रहते हैं। हवा जोर से जब चलती है, तो कई बार ना लोगों को बहुत छींक होती है, फीवर होने लगता है, या फिर लोग जब फूल तोड़ने जाते हैं, लोगों को फीवर होने लगता है। क्यों? उसको हे फीवर बोलते हैं, क्योंकि ये जो पॉलन ग्रेन्स है ना, वो उनको एक एलर्जी टाइप का उनके नोज में क्रिएट करता है, एक एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है लोगों को। इससे बहुत लोगों को जो जो टॉलरेट नहीं कर पाते थे, तो उनको हे फीवर होता है, एक तरह का इन्फ्लुएंजा जैसा, छींक आती रहेगी, फीवर होगा, उसे हे फीवर कहते हैं। ठीक है, कुछ कुछ प्लांट्स हैं, जैसे ग्रास, घास है तरह तरह की, मेज, मक्के का पौधा, चावल का पौधा, ईख का पौधा, शुगर केन, या फिर बैम्बू। इन सब में तो फ्लावर्स ऐसे नहीं होते, इसमें पेटल्स दिखाई देगा, ऐसा फ्लावर तो नहीं होता है, कुछ ऐसा स्मेल भी नहीं होता है इन सब में। तो इंसेक्ट तो इनके ऊपर आके बैठेंगे ही नहीं। तो इनका पॉलिनेशन कैसे होगा? विंड के द्वारा इनका पॉलिनेशन होता है। विंड इनका पॉलिनेटिंग एजेंट है, हवा उड़ उड़ के इनके पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करता है, घास, मक्का, चावल, ईख और बैम्बू में। ठीक है, और ये पौधों में ना तो पेटल्स कलरफुल होते हैं, ना ही इनमें नेक्टर भी प्रोड्यूस होता है जो इंसेक्ट पीने के लिए आएंगे, है ना। तो ये सब विंड के थ्रू ही पॉलिनेट होते हैं। इनके पॉलन ग्रेन्स बहुत ही लाइट वेट के होते हैं, कम वेट होता है, इसलिए वो हवा से उड़ के आसानी से चले जाते हैं। अब और कुछ पौधे हैं, वैलिसनेरिया एंड हाइड्रिला, जो कि वाटर प्लांट्स मैक्सिमम रहते हैं। वैलिसनेरिया और हाइड्रिला, चूंकि वो पानी में रहते हैं, तो वाटर ही उनका पॉलिनेटिंग एजेंट होता है। ठीक है,
इन सारे पौधों के फ्लावर्स जो हैं वो पॉलन को पानी में ही गिरा देते हैं। पॉलन फ्लावर से ही पॉलन ग्रेन्स पानी में गिर जाते हैं और पानी के थ्रू ही वो, पानी में जो वाटर करंट होता रहता है, पानी का जो बहाव होता रहता है, उसी से वो बह बह के दूसरे प्लांट तक पहुंच जाते हैं। ठीक है। Rafflesia is a parasitic plant which has the largest flower. Its ground level flower is pollinated by elephants. This pollination is called एलिफोफिली। देखिए जो सबसे बड़ा प्लांट है, मतलब जिसका फ्लावर सबसे बड़ा है, वो है रफलेशिया। वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्लावर क्या है? रफलेशिया है। वो एक पैरासाइटिक प्लांट है ना, मतलब कि वो दूसरे से खाना लेके बच पाता है। ठीक है, उसका सबसे बड़ा। तो क्या होता है उसमें पॉलिनेशन क्या होता है, उसका फ्लावर बहुत नीचे लेवल पे, ग्राउंड के लेवल पे होता है उसका फ्लावर, बहुत बड़ा फ्लावर खिलता है उसका। ठीक है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लावर। तो उसका पॉलिनेशन करते होते एलिफेंट्स। जब एलिफेंट उसके ऊपर चढ़ चढ़ के इधर उधर जाते हैं तब उसमें पॉलिनेशन होता है, और इस पॉलिनेशन का नाम है एलिफोफिली, है ना। ये अनोखी बात है कि इसको एलिफोफिली कहते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं फर्टिलाइजेशन। देखिए ये पॉलिनेशन हुआ, सिर्फ अभी ट्रांसफर हुआ है, पॉलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा में गया है। अब हम लोग फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इनसाइड द ओव्यूल्स टू फॉर्म ए जाइगोट। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, आपका मेल गैमेट जो पॉलन ग्रेन्स है वो स्टिग्मा में आएगा। स्टिग्मा में जब वो नीचे ओवरी पोर्शन पे जाएगा, वहां पे ओव्यूल्स होंगे जो कि फीमेल गैमेट्स होंगे। तो ये पॉलन ग्रेन्स प्लस ओव्यूल्स जो है वो एक दूसरे के साथ फ्यूज करेंगे और एक नया जन्म करेंगे, किसको? जाइगोट उसको बोलेंगे, है। जब ये फ्यूज करके जो नया चीज बनेगा वो होगा जाइगोट। ठीक है। जब एक पॉलन ग्रेन फ्लावर के स्टिग्मा में जाता है, ठीक है, तो वो पॉलन ग्रेन का बाहर का वॉल फट जाता है, आउटर वॉल उसका बर्स्ट कर जाता है, और उसमें से तो जब वो पॉलन ग्रेन आएगा स्टिग्मा के ऊपर गिरेगा, तो स्टिग्मा का जो वॉल है, स्टिग्मा का जो बाउंड्री वॉल है वो फट जाएगा और वो अंदर चला जाएगा वो पॉलन ग्रेन। ठीक है, स्टिग्मा का वॉल्स जो है बंद करने का लेयर वो फट जाएगा, पॉलन ग्रेन वहां से अंदर चल जाएगा। अंदर एक पॉलन ट्यूब होता है जैसा क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि वो नीचे 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 पूरा वॉल फटता चला जाएगा स्टिग्मा का। ठीक है, जैसे से पॉलन ग्रेन नीचे जाता जाएगा तो एक पॉलन ट्यूब हो जाएगा नीचे के डायरेक्शन में, और पॉलन ग्रेन्स वही पॉलन ट्यूब के थ्रू स्टिग्मा में घुसेंगे और नीचे नीचे जाएंगे कहाँ पे? स्टाइल। जो स्टिग्मा का नीचे का पोर्शन है वो है स्टाइल। ठीक है, स्टाइल के थ्रू वो नीचे आएंगे, किसमें? स्टाइल के नीचे ओवरी के पोर्शन में आएंगे, वहीं पे ओव्यूल से वो मीट करेंगे वो पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, तो यानी कि स्टिग्मा में पहले से होल नहीं रहता, जब पॉलन ग्रेन्स गिरते हैं तो होल होता है, वो फट जाता है और वो एक ट्यूब जैसा जनरेट करता है, उसी ट्यूब से वो नीचे जाएंगे और ओव्यूल्स से मीट करेंगे, स्टाइल से होते हुए जाएंगे और ओवरी में ओव्यूल्स से मीट करेंगे। ठीक है, इसी पॉलन ट्यूब की मदद से, और फीमेल गैमेट से कंबाइन करेंगे। ठीक है, और फिर वो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगा और एक जो नया एग सेल बनेगा, फर्टिलाइज्ड एग सेल, उसको जाइगोट कहते हैं। आप लोग आपके डायग्राम में देख रहे हैं, ये दिखा रहा है कि पॉलन ग्रेन्स एंथर से निकला, फिर वो थोड़ा जर्मिनेटेड पॉलन ग्रेन जो है वो गया स्टिग्मा के ऊपर, वहां से वो वहां के वाल को बर्स्ट करके येलो कलर का पॉलन ट्यूब बनाया है। ठीक है, और वहीं से वह नीचे नीचे आ रहा है। नीचे वो आया, स्टिग्मा की थोड़ा नीचे के लेयर में स्टाइल है, उसके नीचे ओवरी है, ओवरी में आया, वहां पे वो एग सेल से मीट किया और फिर जो है वहां पे फर्टिलाइजेशन हुआ और जाइगोट बना। जाइगोट धीरे धीरे एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है। ठीक है, और एम्ब्रियो जो है, एम्ब्रियो क्या होता है? सीड का एक पार्ट होता है। सीड में देखिए दो तीन पार्ट होता है, सीड का एक आउटर कोटिंग होता है, एक अंदर का पार्ट होता है। तो सीड का वो पार्ट होता है। एम्ब्रियो धीरे धीरे पूरा एम्ब्रियो से सीड ट्रांसफॉर्मेशन होगा, पर एम्ब्रियो कहाँ पे रहेगा? सीड के भीतर के पार्ट में रहेगा, और उसी भीतर वाले पार्ट से सीड का वो भीतर का पार्ट जो है उसी से नया प्लांट डेवलप होगा। यानी कि एम्ब्रियो सीड के मिडिल में चला गया है। अब है कि कई बार होता है कि जब वो पॉलन ग्रेन्स नीचे जा रहे हैं तो एक से ज्यादा पॉलन ट्यूब्स भी वो अपना बना लेते हैं, क्योंकि वो स्टिग्मा और स्टाइल को पुश करते करते नीचे जा रहे हैं। ठीक है, तो एक से ज्यादा पॉलन ट्यूब्स भी वो बना लेंगे एग सेल तक पहुंचने के लिए। तो जिस पॉलन ग्रेन को पहला चांस मिलेगा कि वो पॉलन ग्रेन जा पाए ट्यूब से, वही जाके एग सेल से मिलता है, और बाकी सारे पॉलन ग्रेन्स ड्राई होके बाहर गिर जाते हैं, वो नहीं जा पाते हैं अंदर। ठीक है,
With the wind, the pollen grain of any flower may fall on the stigma of any other flower, but the pollen tube will be formed only by a pollen grain that belongs to the same species. That is why we do not see half rose and half jasmine flowers. ये बड़ा अच्छा है. कभी आपने देखा कि रोज पौधे के ऊपर रोज का प्लांट है पर उसमें जैस्मिन का फ्लावर उग रहा है? ऐसा नहीं होता है. मान लीजिए जोर की हवा चली, जैस्मिन से भी पॉलन ग्रेन निकला, रोज से भी पॉलन ग्रेन निकला हवा से और आके वहां रोज के स्टिग्मा के ऊपर बैठा. ठीक है, पर स्टिग्मा किसको अलाउ करेगा? वो सिर्फ रोज के ही पॉलन ग्रेन को अंदर अलाउ करेगा, जैस्मिन के पॉलन ग्रेन को अंदर अलाउ नहीं करेगा. इसलिए रोज का ही पॉलन ग्रेन अंदर जाके रोज के ही ओव्यूल से मीट करेगा और नया रोज फ्लावर ही जन्म लेगा, रोज प्लांट ही जन्म लेगा. ऐसा नहीं है कि रोज प्लांट के ऊपर जैस्मिन प्लांट आ जाए, ऐसा नहीं होगा. ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है. In common language, we use the term fruit for that part of the plant that can be eaten raw. It is in fact a misnomer. Biologically speaking, ladyfinger, brinjal, beans, and peas are all fruits. In case of an apple, the centermost part, which is dry and contains seeds, in fact, is a fruit. We throw this part, eat the rest, which is not a fruit, but is receptacle of the flower, which becomes edible by storing food in it. ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. अब हम लोग आगे पढ़ते हैं. फॉर्मेशन ऑफ सीड एंड फ्रूट. क्या हुआ? पॉलन ग्रेन और ओव्यूल्स मीट किया पॉलिनेशन के थ्रू, फिर फर्टिलाइजेशन हुआ, वो जायगोट बने, जायगोट फिर सीड के भीतर चला गया, जायगोट एक एम्ब्रियो में डेवलप हुआ और वो सीड के भीतर वाले पार्ट को एम्ब्रियो हम लोग कहेंगे, वहां पे एक सीड डेवलप होने लगा. ठीक है, तो क्या हुआ कि ओव्यूल जो था वो तो जायगोट में बदल गया, ओव्यूल पॉलन ग्रेन से कांटेक्ट में आके वो जायगोट में बदल गया और वो जायगोट सिंगल सेल का होता है, एक ही सेल का स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, अब वो एक ही सेल का होता है, फिर धीरे धीरे वो अपने आप को डिवाइड करने लगेगा. जायगोट डिवाइड करते करते बहुत सारा सेल्स उसमें जुड़ता चला जाएगा और वो मल्टी सेलुलर बन जाएगा और बन जाएगा क्या? एम्ब्रियो बन जाएगा. पहले सिंगल सेल था जायगोट, अब डिवाइड करके मल्टी सेलुलर हो गया और अब वो एम्ब्रियो में बदल गया. अब एम्ब्रियो के पास जो है एक या एक से दो लेयर उसको कवर करते जाता है. ठीक है, सराउंडेड बाय 1 or 2 कोटाइलोडन्स which store food for the growing seedling when the seed germinates. अब है एम्ब्रियो चला गया, उसके भीतर जो है उसके सराउंडिंग एरिया में एक तरह का कवरिंग होता जाएगा, 2 लेयर 3 लेयर का कवरिंग भी हो सकता है. ठीक है, उसको कोटाइलिडन्स बोलते हैं. क्यों वो कवरिंग बनता है? क्योंकि वो कोटाइलिडन्स उसमें खाना रखता है और वो ही खाना अंदर वाला जो एम्ब्रियो है उसको खाने के लिए दिया जाएगा. धीरे धीरे जब वो अंदर का एम्ब्रियो जर्मिनेट करेगा और एक नए पौधे में उगना शुरू होगा, अगर जर्मिनेट करके अंकुर होकर उसमें से नए पौधे आएंगे तो साइड का जो कोटाइलिडन है वो उसको खाना देगा, उसको नरिशमेंट देगा नया पौधा उगने में. ठीक है, तो जो ओव्यूल था, ओव्यूल जो है वो अब सीड बन गया है. ओव्यूल जो कि फर्टिलाइज हो गया, जायगोट में चेंज हुआ, वो अब सीड बन गया है और जो है ओव्यूल के साइड में बाहर एक कोटाइलिडन एरिया जो है वहां पे वो फूड स्टोर कर रहा है. तो ओव्यूल जो है उसमें इंटरनल चेंजेस हो रहा है. ओव्यूल जायगोट बना, जायगोट से एम्ब्रियो बना, पर उसका बाहर का पार्ट जो है वो एक टफ कोट बना रहा है, एक हार्ड कोट उसके बाहर बनते जा रहा है. ठीक है, तो बाहर एक हार्ड कोट बनते जा रहा है और भीतर तो एम्ब्रियो रह ही गया है, एम्ब्रियो को कोटाइलिडन खाना दे रहा है. ठीक है, तो जब पूरा इंटरनल एक्सटर्नल चेंजेस ओव्यूल में कंप्लीट हो गया है तब ओव्यूल जाके एक सीड बन जाता है. जैसे एप्पल में हम लोग सीड्स देखते हैं, ओव्यूल सीड में चेंज हो जाता है. ठीक है, अब जब सीड बन रहा है तो बहुत सारा चेंजेस फ्लावर में भी हो रहा है. ठीक है, इस समय जो है पहले क्या था? पेटल्स था जो कि इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा था पॉलिनेशन के लिए. अभी पेटल्स गिर जाएंगे पौधों से. उसका जो स्टेमन पार्ट है, मेल पार्ट जो है वो भी गिर जाएगा, फॉल कर जाएगा. स्टाइल और स्टिग्मा भी धीरे धीरे सूख जाएंगे उसके. ठीक है, द सेपल विच यूजुअली फॉल मे रिमेन इन सम केसेस. सेपल क्या होता है? जो फूल के नीचे का पार्ट होता है ना, हम लोग जिसको सेपल बोलते हैं, फूल के नीचे का जो ग्रीन ग्रीन पार्ट होता है. ठीक है, वो भी धीरे धीरे जो है वो सेपल पार्ट भी किसी किसी में रहेगा, किसी किसी में चूंकि पेटल्स गिर गए तो सेपल भी गिर जाएंगे. ठीक है,
गिर जाएंगे। जैसे कि टोमेटो प्लांट में कभी कभी वो रह जाता है, वो नहीं गिरता है। टोमेटो प्लांट में रह जाता है, दूसरे प्लांट से वो सेपल गिर जाएगा। और इतने दिन में ओवरी जो है एक फ्रूट में चेंज हो गया। ठीक है, तो एक्चुअली क्या हुआ, जो ओव्यूल था, जो उसका फर्टिलाइज्ड एग था, ठीक है, वो सीड में चेंज हुआ, और ओवरी जो उसका बाहर का एरिया था वो पूरा फ्रूट में चेंज हो गया। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं फ्रूट प्लांट के उस पार्ट को बोलते हैं जिसको हम लोग कच्चा खा सकते हैं ना, फ्रूट्स को तो पकाया नहीं जाता है। हाँ, पर एक्चुअली ये बात नहीं है ऐसा। लेडीज फिंगर, ब्रिंजल, बीन, इन सब तो हम कच्चा नहीं खाते, रॉ नहीं खाते, उनको पका के खाते, पर वो भी तो फ्रूट ही है ना प्लांट का। तो फ्रूट सिर्फ रॉ खा सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। एप्पल के केस में जो है, जो उसका सेंटर मोस्ट पार्ट है, जो कि ड्राई सीड है, एक्चुअली वो ही उसका फ्रूट है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको जो है वो वाला सीड को हम लोग फेंक देते हैं और साइड का पार्ट को खाते हैं। वो क्या है, वो फ्रूट नहीं है, वो क्या है, वो फ्लावर का रिसेप्टेकल है। जो कि खाने लायक बन गया है, क्योंकि उसमें स्टोर्ड फूड था जो कि सीड को नरिशमेंट दे रहा था। तो स्टोर्ड फूड को ही हम खा रहे हैं, क्योंकि फ्लावर का रिसेप्टेकल पार्ट है, उसी को हम लोग खा रहे हैं। ठीक है, जो फ्लावर का एक पार्ट है जो कि खाना दे रहे हैं, वही हम लोग खा रहे हैं। अब जो है इसी टाइम जो है फ्रूट जो है सेपल्स वगैरह गिर गया और फ्रूट में वो चेंज हो गया। फ्रूट जो है वो ओवरी से डेवलप होता है, उसमें सीड या एक सीड या बहुत सारे सीड्स रहते हैं। फ्रूट जो है प्लांट का, जिसको हम लोग खाते हैं, उसको ड्राई या जूसी भी हो सकता है, सॉफ्ट या जूसी भी हो सकता है। ड्राई फ्रूट कैसे होते हैं, जैसे मटर और बीन्स के होते हैं, है ना। मटर और बीन्स के क्या होते हैं, पॉड्स होते हैं, है ना। मटर के लंबे लंबे होते हैं ना, बीन्स के भी पॉड्स होते हैं जिनके भीतर सीड रहता है। तो हम लोग वो ड्राई ड्राई रहता है, उसको हम लोग खाते हैं। ठीक है, वुडी भी हो सकते हैं, लकड़ी नट, वुडी नट्स भी, है ना। ऐसे बादाम भी हो सकते हैं जिनका आउटर कवरिंग हार्ड हार्ड हो, जैसे कि हेजल नट है या आलमंड है। उसके फ्रूट को, आलमंड को भी हम लोग खाते हैं, तो हार्ड हार्ड लगता है, हम लोग फिर भी उसको खाते हैं ना। या फिर छोटे छोटे दाने के रूप में भी हो सकते हैं, ग्रेन्स के रूप में भी हो सकते हैं फ्रूट जो है प्लांट का, जैसे कि वीट या ओट्स, वो तो ग्रेन्स के रूप में होता है, उसको भी हम लोग खाते हैं। ठीक है, अब जो ये सब तो ड्राई फॉर्म में है। अब जो फ्रूट सॉफ्ट एंड जूसी होता है, ठीक है, उसके भीतर सीड रहता है। जैसे कि पीच, पीच का जो है पौधा, पीच का जो फल है, नाशपाती जो होता है, ठीक है, उसका जो है बाहर का छिलका थोड़ा सा ऐसा ड्राई ड्राई लगता है, और फिर बाहर के छिलके को हम लोग हटा देते हैं। पीच नहीं, पीच नाशपाती नहीं हुआ, पियर नाशपाती है। पीच दूसरा एक चीज है जो कि बाहर थोड़ा हार्ड हार्ड जैसा लगता है, और अंदर के फ्रूट को हम लोग खाते हैं बाहर के स्किन को हटा के। या फिर कुछ ऐसे भी, या फिर जैसे चेरी जो है, चेरी में भी छोटा सीड होता है एक, टोमेटो वगैरह में छोटे छोटे सीड्स होते हैं, ऑरेंज में छोटे छोटे सीड्स होते हैं। ठीक है, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे डिस्पर्सल ऑफ सीड। देखिए, फ्लावर का जो हम लोग रिसेप्टिकल पार्ट कह रहे हैं, तो देखिए आप अगर एक फ्लावर को देखेंगे, उसको ऐसे लंबा में काट देंगे, उसके अंदर का पार्ट आप लोग देखेंगे, हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन उसका देखेंगे आप अगर, ठीक है, वर्टिकल क्रॉस सेक्शन करेंगे, तो आप देखेंगे कि फ्लावर के भीतर जो है ऐसे लंबे लंबे बीच में निकले हुए रहते हैं। आप देखेंगे चाइना रोज में ज्यादातर रहता है ऐसा। एक तो फ्लावर का पेटल्स होता है, पंखुड़ियां होती है जो लंबे लंबे निकले हुए डंडे डंडे से होते हैं फ्लावर के बीच में, वो सारे एंथर होते हैं। उनके टॉप का पोर्शन सब क्या होता है, जो है वो स्टेमन होते हैं, उनके टॉप का पोर्शन एंथर होता है, इसमें पॉलन ग्रेन रहता है। फ्लावर के बीच में एक मिडिल में थोड़ा मोटा सा, नीचे छोटा सा रहता है, वो क्या होता है, वो स्टिग्मा और स्टाइल होता है। और फ्लावर के नीचे में क्या है कि ऐसा ग्रीन कलर का ऐसे करके होगा, है ना, साइड साइड से, जो फ्लावर को होल्ड करके रखा हुआ है, तो वो तो सेपल्स कहलाते हैं। और फ्लावर नीचे एक मोटे डंडे से स्टेम में जुड़ा रहता है, तो वो जो मोटा डंडा होता है वही रिसेप्टेकल होता है। ठीक है, तो वही रिसेप्टेकल जो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि जो है वो फ्लावर का रिसेप्टेकल जो है वो ही उसका फ्रूट में चेंज हो जाता है। ठीक है,
वही उसका फ्रूट में चेंज हो जाता है, जो कि उसके नीचे का मोटा पार्ट रहता है जो कि स्टेम से जुड़ा रहता है, ग्रीन पार्ट होता है, वही फूड में चेंज हो जाता है। रिसेप्टिकल पार्ट जो होता है उसी को हम लोग खा रहे होते हैं, ठीक है। वो ही एडिबल हो जाता है, वो खाने योग्य बन जाता है। वो चीज है, वो डंडा टाइप का चीज है जो कि स्टेम से कनेक्ट करके रखा हुआ है फ्लावर को, तो वो ही एडिबल पार्ट हो जाता है, खाने लायक हो जाता है। अब डिस्पर्सल ऑफ सीड बोलेंगे तो सीड जो है प्लांट का वो दो कामों के लिए तैयार होता है, ठीक है। पहला है कि वो जो है फर्स्ट जो है जो इट फर्स्टली इट इज अ फॉर्म इन विच अ प्लांट सर्वाइव्स ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। देखिए, अगर सीड ही नहीं बचेगा तो फिर प्लांट्स कैसे उगेंगे, ठीक है। तो इसलिए सीड को पूरा कोट के भीतर, हार्ड कोट के भीतर सीड रहता है, ताकि जो है हार्ड कोट के भीतर सीड रहता है कि जब मौसम बहुत ठंडा हो जाएगा, पत्ते वत्ते गिर भी जाएंगे प्लांट, तो भी प्लांट का सीड जीवित रहेगा। तो अनफेवरेबल कंडीशन में भी प्लांट अपने सीड को बचा के रखता है, इसीलिए सीड बनता है, ताकि जो है उससे नए पौधे निकल सके। सेकेंडली जो है सीड तो है कि सीड जो है सीड को खाना दे रहा है प्लांट, सीड को नरिशमेंट मिल रहा है, तो इस तरह से वो प्लांट को भी जीवित रखा रहता है, पहला चीज। दूसरा, सीड ही इधर उधर डिस्पर्स होता है, इधर से उधर चला जाता है, प्लांट्स तो चल नहीं सकते, तो प्लांट से सीड से निकल के इधर उधर जाता है, जिससे कि नया प्लांट उग सकता है, ठीक है। ताकि प्लांट जो है ऐसा है कि आम अगर एक जगह पे हो रहा है तो वैसे ही आम का पौधा दूसरी जगह पे भी हो, डिस्पर्स हो जाए, कैसे होगा, उसका सीड डिस्पर्स होता है। प्लांट में बहुत सारे सीड्स डेवलप होते हैं, अगर सब सीड्स वहीं पे गिर जाए, वहीं नीचे नीचे गिर जाए और वहीं बहुत सारे नए नए प्लांट हो जाए, तो पूरे प्लांट का ग्रुप वहां हो जाएगा और वो एक दूसरे से कम्पीट करेंगे, उनको इतना सनलाइट नहीं मिलेगा, खाना इतना नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए जरूरी है कि प्लांट का जो सीड है वो दूर दूर जाए, और दूर दूर में प्लांट उगे, एक जगह झुरमुट करके नहीं उग जाए, ठीक है। नहीं तो उनको लाइट, एयर, स्पेस, न्यूट्रिएंट्स कुछ भी नहीं मिलेगा, जिसके कारण आधे से ज्यादा पौधे तो मर ही जाएंगे अगर एक ही जगह पे उग गए सारे, तो ठीक है। तो इसीलिए ये जरूरी है कि उनको सरवाइव कराने के लिए, पौधों को बचाने के लिए उनका सीड्स डिस्पर्स हो, दूर दूर बिखर जाए, ठीक है। तो सीड्स को इधर उधर डिस्पर्स करना जरूरी है। डिस्पर्सल, अगर आपको कोई पूछेगा डिस्पर्सल क्या है, स्कैटरिंग ऑफ सीड्स ओवर अ वाइड एरिया, एक बड़े एरिया में सीड्स इधर उधर अगर बिखर जा रहे हैं, ठीक है, तो वो डिस्पर्सल कहलाएगा। अब अलग अलग तरीके से सीड डिस्पर्स हो सकते हैं। डिस्पर्स होने का फायदा क्या है, ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स इन एन एरिया स्टॉप होगा, एक ही जगह पे बहुत सारे पौधे उग जाएंगे, वो रुक जाएगा, एक ही जगह पे बहुत सारे नहीं उगेंगे। इट प्रिवेंट्स कंपटीशन फॉर सनलाइट, वाटर एंड मिनरल्स। अब है कि एक ही जगह पे बहुत सारे पौधे उगे, उनमें कंपटीशन हो गया, कौन ज्यादा सनलाइट ले पाएगा, किसको ज्यादा रूट से मिनरल मिल पाएगा, वाटर मिल पाएगा, किसी को मिलेगा किसी को नहीं मिलेगा, जिसको नहीं मिलेगा वो मर जाएंगे। तो उस कंपटीशन को रोकने के लिए उन सीड्स का डिस्पर्सल जरूरी है। और इट हेल्प्स द प्लांट टू ग्रो इन न्यू प्लेसेस और हैबिटेट्स फॉर वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन। इसी की मदद से जो है प्लांट्स दूर दूर एरिया में भी उसी तरह के प्लांट्स उगते हैं जहाँ वो नहीं पाए जाते हैं। जैसे कि वीट फॉर एग्जाम्पल, वीट फॉरेन में होता था, ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज में होता था, पर देखिए धीरे धीरे उसका सीड्स डिस्पर्सल हो गए, सीड्स चाहे ह्यूमन बींग्स ही उसका सीड्स लेके आए, वो इंडिया में भी अब वीट प्रोडक्शन कितना होने लगा, ठीक है। यानी कि जिस जगह पे वो प्लांट नहीं है वहां पे भी वो प्लांट हो सकता है। डिस्पर्सल बाय विंड, ठीक है, हवा से कैसे डिस्पर्सल हो रहा है, बहुत सारा सीड्स जो है हवा के थ्रू डिस्पर्स हो जाता है, हवा के थ्रू इधर उधर स्कैटर हो जाता है, ठीक है। इसीलिए कुछ प्लांट ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करते हैं, कुछ कुछ सीड्स में ना पंख जैसे हेयर लगे रहते हैं, छोटे छोटे हवा व्हाइट व्हाइट कलर के हेयर लगे रहते हैं, जो कि जो है जिसको हम लोग बोलेंगे वो उनके विंग्स हैं, उनके पंख है, ठीक है। और वो जो है that offer air resistance so that they're carried over long distances before falling to the ground। वो हवा से उड़ने से अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, एयर से बचने की कोशिश करते हैं, पर जब जोर की हवा चलेगी वो धीरे धीरे उड़ते उड़ते धीरे 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 जाते हैं, अपने आप को हवा से रोकने बचाने की कोशिश करते हैं, फाइनली वो एक जगह पे गिर जाते हैं दूर जाके। तो इस तरह सीड डिस्पर्सल हो गया। जैसे कि ड्रम स्टिक और मेपल, ठीक है। ड्रम स्टिक आप लोग जानते हैं मोरिंगा जो होता है, और मेपल तो फॉरेन में मिलता है वो प्लांट, ठीक है। तो उनके सीड्स में ऐसे ही हेयर जैसे लगे हुए हैं,
हल्के हल्के व्हाइट कलर के बाल जैसे लगे हुए हैं, तो वो सीड्स हवा के थ्रू ही उड़ उड़ के इधर उधर डिस्पर्स होता है। सनफ्लावर का जो फ्रूट्स होता है उसमें भी हेयर होते हैं, जिससे कि वो दूर तक चला जाएगा। ठीक है, इसी तरह आँख प्लांट कुछ होता है, मादार जिसको कह रहे हैं, मादार या आँख, उनमें भी हेयर होता है जो कि वो विंड से डिस्पर्स हो जाएगा इधर उधर। और वाटर से कुछ कुछ सीड्स जो है जिनको कि हवा पानी जो है वो ही इधर उधर ले जाती है, स्कैटर करती है। तो ये ज्यादातर किस में होगा? वाटर प्लांट्स में ही होगा। जैसे कि वाटर लिली जो होता है, जिसको बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं कि वो लोटस है व्हाइट कलर का, जबकि वो लोटस नहीं होता है। वाटर लिली या फिर लोटस प्लांट या कोकोनट के पौधे ज्यादातर पानी के पास के एरिया में होते हैं। तो इन सब का जो है, इन सब का जो सीड का बाहर का कवर है ना, वो स्पॉन्जी और फाइब्रस होता है, ताकि सीड डूब नहीं जाए और ऊपर तैरता जाए। देखिए आप जब सूखा नारियल लाएंगे ना, नारियल उसके ऊपर का कवर लगा हुआ रहेगा, तो आप देखेंगे वो उसका ऊपर का कवर हल्का होता है जब आप उसको खींच खींच के निकालेंगे। ठीक है, तो वो इसीलिए हल्का रहता है बाहर का उनका कवर, ताकि जो है और अंदर से तो बहुत ही हल्का रहेगा, स्पॉन्जी रहेगा, तो वो जो है पानी में फ्लोट होके चल पाएंगे। स्पॉन्ज जैसा रहता है, उसमें हवा भरी रहती है उनके कवरिंग में। ठीक है, तो वो पानी में फ्लोट कर सके इसीलिए। अब एनिमल सब जब डिस्पर्स होगा, कुछ कुछ सीड्स है जैसे कि जैंथियम और यूरेना का है, वो क्या करते हैं, जैंथियम कांटा कांटा निकला हुआ सीड होता है, अक्सर दिखाई देता है झाड़ी वाड़ी के पास। तो जब वहां पे एनिमल्स जाएंगे या कोई ह्यूमन बींग्स जाएंगे तो उनके बॉडी में वो चिपक चिपक सा जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसका जो हेयर निकला रहता है उसमें छोटा छोटा हुक जैसा रहता है, तो वो फंस जाता है हमारे ड्रेसेस में या एनिमल्स के स्किन में फंस जाएगा, और फिर वो दूर दूर तक चला जाएगा। एनिमल्स जब दूर दूर इधर उधर जाएंगे तो सीड डिस्पर्सल होगा। ठीक है, इसी तरह कुछ कुछ एनिमल्स जो हैं वो ऐसा फ्रूट्स खा लेते हैं और उसका सीड्स को वो स्वेलो करते हैं। हाँ, जो जूसी फ्रूट वगैरह होता है या जो पल्प वाला फ्रूट होता है उसको खाएंगे और उसको सीड्स को स्वेलो करते हैं। फिर जो है कुछ दूर बाद जब वो जाके एक्सक्रीटा निकालेंगे, है ना, वो जब पॉटी करेंगे तो उनके वो एक्सक्रीटा के थ्रू वो सीड बाहर निकल जाएगा, उनके गट्स के थ्रू, उनके इंटेस्टाइन्स के थ्रू वो सीड बाहर निकल जाएगा। और जो है इस तरह मिट्टी में वो दब जाएगा, उनके एक्सक्रीटा के साथ, उनके गोबर के साथ मिट्टी में दब जाएगा, और सीड इस तरह भी डिस्पोजल होता है, इधर उधर डिस्पर्सल होता है। ठीक है, आपने कई बार देखा होगा कि छत वगैरह के साइड का जो वॉल होता है वहां पे क्रैक होता है और उसमें से आप देखेंगे एक नया पौधा निकल रहा है ना, पीपल का पेड़ अक्सर दिखाई देता है। या बिल्डिंग के जहाँ पे ड्रेन पाइप से ऊपर जा रहा है वहां से भी नए नए पौधे उग जाते हैं। ठीक है, तो आखिर इन प्लांट्स के सीड्स वहां पे पहुंचे कैसे? ड्रेन के ऊपर ऊपर वहां तो कैसे पहुंचे? तो उन प्लांट्स के सीड्स को वहां पे बर्ड्स पहुंचाती हैं, जैसे क्रो हो, पिजन हो, है ना, कौवे और कबूतर, वो उनके सीड्स को वहां पे पहुंचा देते हैं। या तो उन्होंने वो फल खाया होगा और उसका सीड उनको डाइजेस्ट नहीं हुआ तो उनके एक्सक्रीटा में निकल के वहां गिर गया है, या फिर उन्होंने अपने चोंच में दबा के लाके वो सीड को वहां पे फेंका है। अब एक है डिस्पर्सल बाय सेल्फ एक्सप्लोजन। कुछ कुछ पौधों जो होते हैं जिनमें कि छिलके होते हैं, जैसे कि आपके मटर के पौधे होते हैं, बीन के पौधे होते हैं, तो धीरे धीरे जब मटर वही पेड़ में ही, अपने पौधे में ही वो सूख जाता है मटर पूरा, तो उसका बाहर का लेयर फट जाता है, एक्सप्लोड करता है, उसके भीतर के जो मटर के दाने होते हैं वो इधर उधर स्कैटर हो जाते हैं। ठीक है, तो सेल्फ एक्सप्लोजन से इसका डिस्पर्सल होता है। ठीक है, सीड डिस्पर्सल एक्सप्लोसिव मैकेनिज्म के थ्रू होता है, क्योंकि उनका जो राइप फ्रूट है, पूरा पका हुआ फ्रूट है, अचानक से वो बर्स्ट करता है, बहुत जर्क होता है जोर से और वो बर्स्ट करता है। जैसे कि पी में, मटर में, जैस्मिन में भी उनका स्पॉट जो है, उनका जो वो मटर का पूरा वो लंबा सा जो स्ट्रक्चर है वो ही पूरा राइप हो गया, उसके बाद वो फट जाता है, जोर से एक्सप्लोड करता है। क्यों? क्योंकि आधा ड्राई हुआ, आधा मतलब एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, आधा ड्राई हुआ है, आधा भी गीला ही है, तो एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट होके वो फट जाता है और सीड्स उससे दूर, सीड्स आर फ्लिक्ड आउट फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, पेरेंट प्लांट से बहुत दूर सीड्स फेंका जाते हैं। ठीक है, ये किस में होता है? और कैस्टर और बाल्सम पौधे में भी होता है, पी और जैस्मिन में भी होता है। इम्पेटियंस एक फ्लावरिंग प्लांट है, तो अंदर से ही उसको प्रेशर मिलता है, जिसके कारण उसका फ्रूट जो है वो बर्स्ट कर जाता है और उसके सीड्स बाहर चले जाते हैं। इम्पेशियंट फ्लावर में, इम्पेटियंस, इम्पेटियंस में एक तरह का फ्लावरिंग प्लांट में। ठीक है, अब लास्ट स्टेप हम लोग पहुंचे हैं तो जो है रिप्रोडक्शन में, वो है जर्मिनेशन ऑफ सीड्स।
ठीक है, हम लोगों ने कितना कुछ पढ़ा, पॉलिनेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है, पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन हुआ, फिर फर्टिलाइजेशन हुआ, उसमें जाइगोट फॉर्मेशन हुआ, फिर एम्ब्रियो फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद सीड फॉर्मेशन हुआ, फिर रिसेप्टिकल फ्रूट में चेंज हुआ। उसके बाद हमने पढ़ा कि वो सीड जो है वो डिस्पर्स कैसे हो रहा है, विंड, वाटर, एनिमल, सेल्फ एक्सप्लोजन से। अब सीड डिस्पर्स होकर दूसरी जगह मिट्टी में तो चला गया, पर उसमें से अंकुर फूटेंगे, नए पौधे निकलेंगे तब ना। वो कब होता है, जब सीड जर्मिनेट होता है। सीड जर्मिनेट होने का मतलब क्या है, सीड मॉइस्ट होकर धीरे धीरे फटता है और उसके भीतर से नए पौधे बाहर निकलते हैं। जर्मिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ ए प्लांट फ्रॉम इट्स सीड। सीड से एक नए पौधे को उगने को ही जर्मिनेशन कहते हैं। अब जो स्कैटर होकर सीड इधर उधर गया है, उसको सही मॉइस्चर चाहिए, नमी चाहिए, है ना, थोड़ा मतलब पानी उसको चाहिए, ठीक हवा चाहिए, बहुत गर्मी बहुत ठंडा नहीं होना चाहिए, ठीक टेम्परेचर चाहिए, थोड़ी हवा भी उसको लगनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरी ढकी जगह पे हो, वो जहाँ कुछ हवा ही नहीं पहुंच रहा हो, वहां पे वो जर्मिनेट नहीं करेगा। तो उसको थोड़ा हवा चाहिए, सही तापमान चाहिए, बहुत गर्म बहुत ठंडा नहीं होना चाहिए, उसको थोड़ा मिट्टी चाहिए, थोड़ी पानी चाहिए, तो वो जर्मिनेट करता है। ये सब सही ऑप्टिमम कंडीशन, पूरे सही हालात जब आएंगे तो सीड जर्मिनेट करके एक नया बेबी प्लांट में निकलेगा। ठीक है, और वो बेबी प्लांट को खाना कहाँ से मिल रहा है, जो सीड में खाना जमा हुआ है, फूड स्टोर्ड है, उसी खाने को यूज कर करके उसमें से बेबी प्लांट निकलेगा। ठीक है, तो जर्मिनेशन शुरू होने के लिए सीड में बहुत सारा चेंजेस होता है। पहले सीड पानी एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए ना जब हम लोग पौधे गार्डन में लगाते हैं तो हमको बोले जाते हैं कि सीड को पहले रात भर पानी में भिगो के रख दो, ठीक है। तो सीड्स जो है वो वाटर ऑब्जर्व करते हैं, तो वाटर जो है सीड्स के एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है। जो एंजाइम उसको ग्रोथ में मदद करेगा उसको वो एक्टिवेट कर देता है वाटर। फिर एंजाइम जो है, जो सीड के भीतर जो स्टोर्ड फूड है, जमा किया हुआ उसका खाना है, उसको सोल्यूबल फॉर्म में चेंज करता है कि वो घुल जाए पानी में, इस तरीके से वो चेंज करता है। फिर वो सोल्यूबल फूड जो है, जो पानी जैसे चीज में घुल गया, जो पानी सीड ने अब्जॉर्ब किया था उस पानी में घुल गया, वो सोल्यूबल फूड जो है, उसको सीड का जो पार्ट है रेडिकल और प्लूमुल, वो उसको यूज करता है अपने ग्रोथ के लिए। सीड का पार्ट रेडिकल और प्लूमुल उसको यूज करता है, प्लमल जिसको बोलेंगे। रेडिकल से नीचे रूट्स निकलेंगे सीड का वो पार्ट, और प्लमल से ऊपर शूट निकलेगा, मैंने प्लमल ऊपर की तरफ गिरेगा, उगेगा, और रेडिकल नीचे की तरफ उगेगा। रेडिकल से रूट्स निकलेंगे, प्लमल से स्टेम निकल के ऊपर की तरफ जाएगा, और धीरे धीरे प्लमल स्टेम में चेंज होगा, ऊपर होता जाएगा, और वहां से लीव्स निकलना शुरू हो जाएंगे। फिर जैसे ही प्लांट में लीव्स निकले, वो फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना खुद बनाने लगेगा और उसको सीड्स के खाने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स चेंज कंप्लीट हो गया है। ये चैप्टर हमारा 11 कंप्लीट हो गया है। जल्दी हम लोग एक नए चैप्टर में मिलेंगे, और तब तक आप मेरे इस वीडियो को देखिए, फ्रेंड्स लोग को शेयर करिए, आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर करेंगे मोशन एंड टाइम करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट एंड इफेक्ट्स। उसकी बात की तो कुछ चैप्टर्स हमने पहले से कर रखे हैं। ठीक है, डक्स जो है वो भी सीड्स को फ्रूट्स को डिस्पर्स करते हैं, स्टिकिंग इन द मड ऑन देयर फीट। डक जो होते हैं, बतख जो होते हैं, उनके पैरों में मिट्टी लग जाती है जब वो स्विम कर रहे होते हैं, और उसको पॉन्ड से निकल कर चल चल के जब आते हैं उनके पैरों में मिट्टी लग जाती है, और उस मिट्टी पे अगर जो है कुछ सीड्स गिरे हुए रहेंगे तो सीड्स उनके पैरों में चिपक जाते हैं, फिर वहां से दूसरी जगह जाके सीड्स झड़ जाते हैं उनके पैरों से। तो यानी कि डक्स भी जर्मिनेशन में मदद करते हैं। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स चेंज खत्म हो गया। जल्दी ही मिलेंगे हम लोग नए चैप्टर में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।